हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, टीचिंग मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण तकनीकी मतलब किन किन मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने का या कोई भी कौशल को सिखाने का। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बीपीएड सेमेस्टर सेकंड में जो एक सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। ये आपका बीपीएड सेकंड सेमेस्टर में आपका एक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये आप तो आपको मिलेगा टीचिंग मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन में कई तरह के मेथड्स हैं जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टीचिंग मेथड्स का, जिसको हम शिक्षण तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। शिक्षण विधि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, एक जो विद्यार्थी है उसको सिखाने का मार्गदर्शन करते हैं, मतलब किस तरह से उसको सीखना है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को अपने व्यक्तिगत अनुभवों, मानसिक प्रवृत्तियों एवं विद्यार्थियों के सीखने की योग्यता के आधार पर अनुकूल शिक्षण विधि चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब एक जो टीचर है, शारीरिक शिक्षा का टीचर है, उसको वो स्वतंत्र है कि वो किसी भी प्रकार की टीचिंग पद्धति को चुन सकता है, टीचिंग मेथड को चुन सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से ही आपको पढ़ाना है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के बच्चों को किस मेथड से आप कौन सी क्रिया सिखा रहे हैं। किसी शिक्षण विधि का चुनाव करने से पहले अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की योग्यता का भी भली भांति परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी हम टीचिंग मेथड चुनते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बच्चे हैं क्या उस टीचिंग मेथड से उन बच्चों को हम सिखा सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसका अनुमान हमें होना चाहिए, तभी वो जो टीचिंग मेथड से वो प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, तभी वह अपने शिक्षण विधि को प्रभावशाली बना सकेगा। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि शारीरिक क्रियाओं की शिक्षण विधियाँ लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए, परंतु यह सिखाई जा रही क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए लोकतंत्रात्मक शिक्षण विधि नहीं अपनाई जा सकती। मतलब एक ही विधि के द्वारा, ठीक है, मतलब एक ही टीचिंग मेथड्स को हमने ले लिया, उससे हम सभी को सिखा लें, मतलब सारी क्लासेस उसी से ले डालें, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास बच्चे कैसे आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे कितना सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से आप सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि आगे ड्रिल और मार्चिंग जैसी क्रियाओं में शिक्षक को आदेश मतलब कमांड देना होता है और विद्यार्थी को इसका हर हाल में पालन करना होता है। अगर हम ड्रिल सिखा रहे हैं, किसी को मार्च पास्ट सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि हम कमांड देंगे। ठीक है, बिना कमांड के बच्चा उसके अंदर सीख ही नहीं पाएगा। कमांड मेथड का उसके अंदर हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर टीचिंग मेथड जो आपका है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर कमांड मेथड होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यही मैं जो आपने हिंदी में अनुवाद हमने पढ़ा है टीचिंग मेथड का, वही टीचिंग मेथड का ये अनुवाद है आपका इंग्लिश में, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये कंटेंट हिंदी की बजाय इंग्लिश में भी चाहिए होता है। तो आज मैंने दोनों पे वीडियो बनाया है, मतलब जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश अनुवाद उसका दिया हुआ है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम प्रमुख शिक्षण विधियाँ मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है भाषण विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड के नाम से भी जानते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा है वो हमारा है आदेश विधि, जिसको हम कमांड मेथड के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 जो हमारा मेथड है जिसको आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 जो हमारा है विचार विमर्श विधि, जिसको हम डिस्कशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 है ग्रुप निर्देशित अभ्यास विधि, जिसको हम ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। फिर जो छठा हमारा मेथड है वो है प्रदर्शन विधि, ठीक है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं और ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन में ये मेथड यूज़ किया जाता है। स्वेच्छा विधि, जिसको एट विली मेथड्स के नाम से भी हम जानते हैं। फिर अंशपूर्ण विधि, जिसको हम पार्ट होल मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। और संपूर्ण अंशपूर्ण विधि, जिसको हम होल पार्ट होल मेथड्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये सभी मेथड हमारे फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में और बाकी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर भी ये यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे।
तो हम सबसे पहला यहाँ पर मेथड देखेंगे अपना लेक्चर मेथड, भाषण विधि जिसको हिंदी में कहते हैं लेक्चर मेथड। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है। कक्षाओं में प्रायः इसी विधि को अपनाया जाता है, जहां अध्यापक बोलकर समझाते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। इस लेक्चर मेथड में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे आपके पास हैं, एक क्लास में बच्चे हैं, तो बच्चे बैठे हुए हैं, आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं और बच्चा उसको सुनता है। जो आप बोल रहे हैं उस टॉपिक को बच्चा सुनेगा और बच्चा उसको समझेगा। अंत में विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आपसे पूछेगा कि सर इसमें क्या है, इसे कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कैसे करना। तो वो आपसे जो भी उसके डाउट हैं वो प्रश्ननुमा वो आपसे पूछेगा। यदि भाषण अच्छी प्रकार से आयोजित किया जाए और विषय सामग्री रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो विद्यार्थी की रुचि इसमें बनी रहती है। मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से उसको बच्चों के सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तभी वो बच्चा आपकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा। इसके विपरीत यदि भाषण अच्छे प्रकार से तैयार ना किया गया हो तो अध्यापक विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने में असफल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह एक व्यर्थ क्रिया बनकर रह जाता है। अगर अच्छे से आपका टीचिंग मेथड उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो बच्चा आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। ठीक है, इसी मेथड को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा है। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं वो उसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर हम उसको भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये एक प्रकार की इमेज में दिखाया गया है कि आपका लेक्चर मेथड किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे एक शिक्षक है जो कि लेक्चर दे रहा है और कई सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लेक्चर मेथड का जो प्रयोग किया जाता है और किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो वो प्रश्न को पूछता है। ठीक है, और इस प्रकार इमेज के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे लेक्चर मेथड आपको इस्तेमाल करना है और किस प्रकार लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे आदेश विधि, जिसको हम कमांड मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में कोई क्रिया करने के लिए विद्यार्थियों को आदेश दिया जाता है। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी हम करा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम बच्चों को कमांड देंगे। ठीक है, उस कमांड के माध्यम से ही बच्चा उस एक्टिविटी को करेगा। विशेषकर ड्रिल, अगर किसी भी प्रकार की हम ड्रिल करा रहे हैं, पीटी करा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसके अंदर हमें कमांड देनी पड़ेगी। मार्चिंग, अगर मार्च पास्ट करा रहे हैं आदि आरंभ करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कमांड विधि का प्रयोग हम इसके अंतर्गत करते हैं। वास्तव में यह विधि भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी क्रिया को केवल आदेशों द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। उस विधि की व्याख्यान करने तथा उसे प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता होती है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि कमांड मेथड से सिर्फ क्या है, जैसे ड्रिल सिखा रहे हैं, मार्च पास्ट सिखा रहे हैं या और भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी सिखा रहे हैं तो वो उसी एक्टिविटी तक की सीमित है। अगर और कोई भी हम एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे कमांड मेथड जो है वो काम नहीं करेगा। वहाँ पे और भी सारे मेथड्स हैं, उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये उसी का मैंने यहाँ पे इंग्लिश अनुवाद कर रखा है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्रिल है, ठीक है, ड्रिल है जिस मार्च पास्ट करते हैं, हुप्स एक्टिविटीज हम कराते हैं, वॉन्ड्स कराते हैं, ठीक है, मार्चिंग कराते हैं, तो ये सब भी, या रैली हम कराते हैं या परेड कराते हैं, तो उन सब के अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपका जो कमांड मेथड है वो प्रयोग होता है। और असेंबली है या जब हम डंबल्स वगैरह कराते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो कमांड मेथड है वो प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक प्रकार का कमांड मेथड का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे सब लाइन के अंदर खड़े हैं और जो सामने जो टीचर्स है वो बच्चों को कमांड कर रहे हैं कि आगे कौन सी एक्टिविटी करना है। तो बच्चे उसी एक्टिविटी का जो कमांड दी गई है उसी एक्टिविटी को करेंगे और कमांड का यहाँ पर पालन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का बहुत बल दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि पर बहुत बल दिया जाता है। इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम रखेंगे विद्यार्थियों के सामने, समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है, मतलब एक एरिया बना दिया जाता है। ठीक है, और हम उसमें एक प्रॉब्लम को रखते हैं बच्चों के सामने और विद्यार्थियों को
टोलियों में बांट दिया जाता है, मतलब ग्रुप में हम बच्चों को बांट देते हैं। अब विद्यार्थियों को स्वयं उन समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है। अब हम बच्चों से कहेंगे कि आप स्वयं उस जो प्रॉब्लम है उसका आप समाधान ढूंढिए। शारीरिक शिक्षा में क्रियाएं ऐसी होती हैं कि यह शिक्षण विधि उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, मतलब कई सारी क्रियाएं फिजिकल एजुकेशन में ऐसी होती है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह शिक्षण विधि ज़्यादातर शिविरों, कई प्रकार के जो शिविर लगाते हैं उसके अंदर, पिकनिक, पर्वतारोहण होता है उसके आदि के आयोजन में, या खेलों एवं शारीरिक क्रियाओं से संबंधित आवश्यक सूचना एकत्रित करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिविर में हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं तो उसके अंदर भी हम प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए एक उसी का ही मैंने यहाँ पे इंग्लिश अनुवाद लिख रखा है, आप आराम से उसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप यहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखिए कुछ इस प्रकार की प्रोजेक्ट विधि होती है। इसमें कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर है, ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार एक मतलब मान के चलिए एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ये इस तरह से बच्चों ने जो टॉय यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। कई सारे यहाँ पर देखिए और भी रखे हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों ने कई सारे एक आपस में मिला करके एक इस तरह से एक टॉय को बनाया है, और कई सारे बच्चे देखिए यहाँ पे बना भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, तो बच्चे ही उसका निष्कर्ष ढूंढकर निकालते हैं। जब निष्कर्ष नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं वो टीचर से भी अनुमान लगाते हैं पहले तो वो कि निष्कर्ष निकालने का, और जब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो अपने टीचर से भी पूछते हैं। तो ये ही थी आपकी प्रोजेक्ट विधि। आगे चलते हैं। दूसरा चौथा जो हमारा है वो है विचार विमर्श विधि, जिसको हम डिस्कशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर संबंधित समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, मतलब कोई भी समस्या है तो आपस में हम डिस्कस करते हैं। बच्चा टीचर से पूछता है तो टीचर ही बच्चे को बताता है। इस विधि को लोकतांत्रिक विधि समझा जाता है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों की अपने विचार प्रकट करने की ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। अध्यापक क्या है, मतलब बच्चों को स्वतंत्र कर देता है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अध्यापक केवल उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें वांछित दिशा में बनाए रखता है ताकि वे प्रस्तुत समस्या से भटक ना जाएं। इस प्रकार प्रस्तुत समस्या के संभावित समाधान विद्यार्थियों द्वारा ढूंढे जाते हैं। विद्यार्थी उस समस्या का समाधान स्वयं खुद वहां पर ढूंढता है। फिर भी इस विधि को स्कूल की खेल नीति के निर्माण, टीम के चुनाव, मैनेजर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजन, खेल सुविधाओं के सुधार आदि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें भी डिस्कशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेम उसी का यहाँ पे आपका इंग्लिश अनुवाद लिख रखा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिस्कशन मेथड को भी एक बार देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का डिस्कशन मेथड होता है, एक ग्रुप होता है उसके अंदर, उसी में ही कई बार देखा गया है बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। किसी एक टॉपिक को उठा के डिस्कस करेंगे, फिर उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है, ठीक है। इस प्रकार आपका डिस्कशन मेथड होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। पांचवा हमारा है ग्रुप निर्देशित अभ्यास विधि, ये जिसको हम कहते हैं ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। कौशल सिखाने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि में कक्षा को ग्रुपों में बांट दिया जाता है। यहाँ भी जैसे क्लास जो आपके पास आती है उसको आप कई सारे ग्रुप में बांट देंगे और प्रत्येक ग्रुप का एक लीडर बनाया जाता है। मतलब आपने 3 ग्रुप में या 2 मान के चलिए 2 ग्रुप में आपने बच्चों को बांट दिया, फिर उसके अंदर आप एक लीडर बना देंगे उसी ग्रुप में, जो शारीरिक क्रियाओं में दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशल वाला होता है। जो लीडर आप बनाएंगे वो सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा होगा जिसको आप लीडर बनाते हैं, ठीक है। अध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का शिक्षण प्रदान करता है और ग्रुपों को अपने अपने लीडर के निर्देशन में उसका अभ्यास करने को कहता है। मतलब टीचर पहले सिखाएगा और फिर जो वो लीडर होंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप को लीड करते हैं। जब दोनों बच्चे लीडर बनाएंगे वो ग्रुप को लीड करते हैं। अब अध्यापक एक निरीक्षक के रूप में प्रत्येक ग्रुप के अभ्यास कार्य का निरीक्षण करता है। अब जो अध्यापक है वो घूम घूम कर देखता है कि कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, उसका निरीक्षण करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। यदि पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों तो यह विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 ग्रुप बना दिए गए यहाँ पर,
उन 2 ग्रुप का एक अलग लीडर बना दिया गया। ये आपका ये टीम का लीडर है, ये इधर का ग्रुप लीडर है, ये आपका लीडर बना दिया गया है। यही पूरी एक्टिविटी को संभालता है, सभी बच्चों को यही एक्टिविटी कराता है और टीचर अपना साइड चलते रहते हैं, ठीक है। वो निरीक्षण करते हैं कि कौन सा ग्रुप किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, जैसा कि मैंने उनको बताया था। कुछ इस प्रकार का ये मेथड प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगला मेथड हमारा है प्रदर्शन विधि, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को रैलियों या किसी प्रदर्शनी के लिए तैयार करना हो। इस विधि में अध्यापक विभिन्न क्रियाओं को डंबल, वॉन्ड्स, ठीक है, जिसको लाठियाँ बोलते थे, लीडियम जो हमारा लीजियम होता है, शारीरिक प्रशिक्षण क्रियाएं आदि का विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन करता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। प्रदर्शन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि स्वयं टीचर पहले खुद करके दिखाएगा किसी भी एक्टिविटी को, उसके बाद बच्चा उस एक्टिविटी को करता है, ठीक है। समझ लीजिए कि सबसे पहले जो टीचर है वो बच्चे को खुद करके दिखाएगा। मान के चलिए कि हम फुटबॉल में पुश पास सीख रहे हैं, तो पहले पुश पास वो फुटबॉल में पुश पास करके टीचर दिखाएगा, फिर बच्चा पुश पास करेगा, वो उसको बताएगा किस तरह से पुश पास को करना है। तो लेकिन सबसे पहले इसके अंदर टीचर ही करके दिखाता है। ये उसी का ही यहाँ पर मैंने आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, देख सकते हैं। पिक्चर 1 में दिखाया गया है कि एक टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है यहाँ पर और बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं। उसके बाद बच्चे उस प्रकार से करेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड में उसने एक गमले को पकड़ा हुआ है, राइट हैंड में उसने जो है एक तरह का स्कोप है उसको भी पकड़ा हुआ है। तो वो बच्चे उस तरह से देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह से देखिए बच्चों ने भी हाथ में अपने अपने पकड़ा हुआ है। एक प्रकार ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। दूसरी इमेज में भी ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से बच्चों को टीचर एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है और बच्चे किस प्रकार के उसको करेंगे। तो ये कुछ आपका है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 7वां हमारा है स्वेच्छा विधि, इसको बोलते हैं एट विल मेथड्स। इस विधि में विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। स्वतंत्रता के कारण विद्यार्थियों में क्रिया का तीव्र गति से विकास होता है। स्वतंत्र वातावरण में खुलकर शारीरिक क्रियाएं करने में जो आनंद मिलता है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे विद्यार्थियों में शारीरिक क्रियाओं के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं सफल बनाने के लिए किस विधि का चयन किया जाए यह अध्यापक की अपनी बुद्धि तथा शिक्षण अनुभव पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वां जो हमारा है वो है पार्ट होल मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंशपूर्ण विधि। इस विधि में सीखे जाने वाले कौशल को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहले क्या करेंगे, मतलब कोई भी हम टेक्निक सिखा रहे हैं तो उसको पहले हम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाया और सीखा जाता है, फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको अलग अलग तरह से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और फिर इन सभी भागों को धीरे धीरे जोड़कर कौशल को पूरी तरह से सिखा लिया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं उनको धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे और इस प्रकार एक पूरी स्किल को हम बच्चों को सिखा देंगे, ठीक है। ये उसका यहीं पे ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए ये एक तरह का पार्ट होल मेथड है, इसके अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले मुझे एक क्रिया सिखानी जिसके अंदर बच्चे ने जो आपकी एक कोन है उसको कुछ इस तरह से इक्विपमेंट को एक के ऊपर एक लगा रखा है, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहले उसको एक भाग में, फिर यहाँ पे दूसरे भाग में, यहाँ 3 भाग में, उसको अलग अलग भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो बच्चे को क्या करना है, एक एक करके इसको इस तरह से उसको लगाना है। तो उसको पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब पार्ट में डिवाइड करने के बाद बच्चे ने क्या किया कि पहले सीख लिया कि इस तरह से एक एक पार्ट उसको लगाना है। तो लगाने के बाद जब वो इस तरह से एक एक के ऊपर एक लगाएगा तो कुछ इस आकृति का आपका जो कोन है वो तैयार होगा। तो इस तरह से आप पार्ट होल मेथड को आप करवा सकते हैं, ठीक है। पहले आपको सभी चीज़ों को पार्ट में सिखाना है, उसके बाद उनको जोड़ करके पूरी एक कौशल को आपको सिखाना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 9th जो आपका है, नवा है, वो हमारा है होल पार्ट होल मेथड, संपूर्ण अंश पूर्ण विधि। इस पद्धति में तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करके और उसे समग्र रूप से छात्रों को समझाकर पेश किया जाता है, ठीक है।
ताकि तकनीकी कौशल की एक कच्ची छवि बनाई और विकसित की जा सके। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले टीचर एक जो भी स्किल वो सिखा रहा है, जैसे मान के चलिए टो टच है, वो उसको टो टच सिखा रहा है, या शॉर्ट पुट उसको सिखा रहा है मान के चलिए, तो शॉर्ट पुट में सबसे पहले वो ऑर्थोडॉक्स जैसे जो थ्रो है उसको वो करके दिखा देगा पहले, कि आपको पहले वो बताएगा नहीं कि आपको नेक से लगा के रखना है शॉर्ट पुट को, ठीक है, वो पहले एक बार पूरा करके दिखा देगा कि इस तरह से आपको शॉर्ट पुट को फेंकना है, ठीक है। मतलब एक कहानी बन गई, बच्चे ने देख लिया कि इस तरह से शॉर्ट पुट को फेंकना है, ठीक है, विकसित हो जा सके और छात्रों द्वारा उसी तरीके से सीखा जा सके। फिर कौशल को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसके अंदर क्या किया कि टीचर ने पहले शॉर्ट पुट को फेंक दिया, फिर उसको सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए उसने उसको पार्ट में डिवाइड किया। अब वो पहले एक बार पूरा करके उसने अपने आप से दिखा दिया, फिर उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अब हम पार्ट में डिवाइड करके इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और यही उसका इंग्लिश अनुवाद यहाँ पे लिखा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक इमेज के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक टीचर ने शॉर्ट पुट को एग्जाम्पल के तौर पे पहले फेंक के दिखाया कि किस तरह से हमको शॉर्ट पुट को थ्रो करना है, उसने एक टेक्निक को थ्रो करके दिखा दिया। अब वो उसको बच्चों को पार्ट में डिवाइड करके सिखाएगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर पार्ट में डिवाइड करेगा कि किस तरह से सबसे पहले आपको शॉर्ट पुट को होल्ड करना है, फिर आपको इस तरह से नेक में लगाना है, फिर स्टॉप बोर्ड से आपको पीछे खड़े होना है और पैरों में इस प्रकार आपको गैप रखना है, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार पोजीशन में खड़े होना है, फिर आपको इस प्रकार पोजीशन में खड़ा होना है, फिर आपको इस प्रकार जो शॉर्ट पुट है उसको थ्रो कर देना है। अब उसने यहाँ पर क्या किया, पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर दिया ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, बच्चे को जो सिखाना चाहता है जो स्किल, वो स्किल बच्चा उस स्किल को सीख सके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है सभी बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।